हेलो गाइस, तो आज नेटवर्क का प्रॉब्लम होने के कारण मैं आज को रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जो चालू करते हैं जल्दी लेट नहीं करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या है हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। तो उस केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या था, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि बोलते किसको, है ना, किसको बोलते वो पढ़ चुके थे। हम इसको किसको बोलते हैं हम लोग, इट इज स्टेट इन विच द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कलर, ये सब होता है, सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है। और बात करते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, N2 है ना, N2 प्लस H2 इक्विलिब्रियम विद NH3, तो बैलेंस कर देना। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना उसका और इरिवर्सिबल में अंतर क्या है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में अंतर क्या है, ऐसे। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अंतर क्या है, तो पहले बात करते हैं वो होता क्या है। तो पहले बात की थी, इसमें जो प्रोडक्ट क्या होता है उसमें इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिएक्टेंट में, है ना। तो प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट, ऐसे। ठीक है, ऐसा होता है, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट। इसमें क्या है कि प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट, है ना, ऐसा। बहुत सही। ठीक है, अब क्या है कि इसको मुझे क्लोइड कंटेनर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या है कि मुझे क्लोइड कंटेनर में रखना बहुत ज़रूरी होता है रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, अगर गैसेज का इन्वॉल्वमेंट है तो, क्योंकि अगर ये ओपन होता क्या हो जाएगा, फिर गैसेज ऊपर चला जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा वो फिर वो रिवर्स नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए। लेकिन इसमें बात करते हैं रिवर्सिबल में ओपन भी चल जाएगा, तो ओपन कंटेनर भी रहेगा तो चल जाएगा, ज़रूरी लेकिन नहीं है, लेकिन ओपन भी रहेगा चल जाएगा, ऐसे। तो अब इसमें क्या होता है कि रिएक्शन नेवर कंप्लीट, तो रिएक्शन जो होती है नेवर कंप्लीट, ऐसे, वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, क्या समझे। उसके बाद इसमें बात करते हैं तो रिएक्शन जो इसमें भी कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके। तो ये सब, इस एग्जाम्पल में लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, CaCO3 जो होगा इक्विलिब्रियम होता है CaO प्लस CO2 के साथ, ये होता है सॉलिड रहता है गैस। तो जितना हम इसको हीट देंगे तो ये पहले इसमें चेंज हो जाता है। अगर मेरा कंटेनर, अगर ये गैस होता है, अगर क्लोज्ड कंटेनर है तो ये गैस जो ऊपर जा नहीं पाएगा, तो ये वापस फिर इससे मिलकर दोबारा CaCO3 बना देगा, तो ये इक्विलिब्रियम की तरह काम करता है ना। ओके, ठीक है। तो अब इसका बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सपोज एक लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या बनाता है, NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2O। तो जो NaCl बन रहा है एक तरह PPT बन जाएगा, है ना, तो इसीलिए वो फिर वापस नहीं जा पाएगा, ये इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो ये जो अंतर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको तो बच्चे इसको देख लेना है। ठीक है, ओके। अब बातें हम लोग केमिकल में आते हैं, तो हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है इसमें कि इसमें बताए थे सब मेरे पास, मान लेते हैं कि A से B जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम चलो A से B जा रहे थे, इस तरह चलो इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, A से B कहाँ पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम में। तो अगर हम A को चलो, दिस इज माई कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B है ये, है ना, ऐसे मान लेते हैं। तो जो रेट है रेट ऑफ फॉरवर्ड बात करते इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये होना चाहिए, तो ये होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, ऐसे। तो रेट मतलब क्या होता है कि जितना भी स्पीड होता है, और बताया था स्पीड कैसे, मतलब हम लोग मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज मेजर इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेट बात करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, तेरा जो कंसंट्रेशन जो चेंज होगा बाई dt हो जाता है इसमें, ऐसे बाई dt, मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A बाई dt, उसको बोलते हैं हम लोग रेट। ठीक है, तो मतलब कि जितना ये A कम होगा इधर, उतना ही इधर B बनेगा, मतलब ना, और फिर वही टाइम से ये फिर वापस भी आएगा, मतलब ये फिर कम भी होगा, ये बनेगा भी, ऐसे।
मैं एक ग्राफ लेता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे कि ग्राफ है, मान लेते हैं ऐसे, तो यहाँ मैं कंसंट्रेशन ले लेता हूँ, यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे सपोज इनिशियली में सिर्फ ए था, यहाँ पे सिर्फ ए था, है ना, और इनिशियली में बी तो 0 था, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कम होना चालू हो, कम धीरे होना चालू हो जाएगा, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ऐसे कम हो रहा है ये। और उसी तरह उसी टाइम में ये बी तरफ बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता है, बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा कि अब ये दोनों आके लेके रुक गया है, कांस्टेंट हो गया है, ताकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम पहुँच जाए। तो अब ए का चेंज अब नहीं होगा, अभी जो ए का जो कंसंट्रेशन होगा कांस्टेंट, अब यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट आकर रुक गया है। सेम बी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आकर रुक गया है। तो ये जो बात है, जो रुक जाता है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो रुक जाता है। अब तुम्हें लगता है कि अब कंसंट्रेशन ऑफ ए ना घट रहा ना बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो इस टाइम बाद ये बोलेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। और ये जो कंसंट्रेशन रहेगा ए का यहाँ पे, और जहाँ पे रहेगा बी का, यहाँ रहेगा बी का, बोलेंगे कि दिस आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, है ना। क्या बोलेंगे उसको, दिस आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी। चलो ये ग्राफ ऐसे बन सकता है, ये ग्राफ और कैसे बन सकता है दिखाता हूँ मैं। ये तो कंसंट्रेशन है, ये तो टाइम है, तो ए तो यहाँ पे था, ऐसे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो अब क्या है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है। मान लेते हैं पहले, चलो ये पहले ए और बी जो मान लेते हैं, है ना, पहले ए और बी मान लेते हैं। पहले चलो ये 10 मोलर था, पहले 0 था, फिर 10 में फिर क्या हुआ, इधर 8 हो गया, फिर ये सपोज 2 हो गया, ये 6 सपोज 4 हो गया, ये 5 आ गया, ऐसे। अब ये, या फिर बोल सकते हैं कि चलो कि वो कभी क्या हो सकता है, सपोज कभी 4 है, कभी मान लेते हैं चलो 2 आ गया, ऐसे सॉरी बढ़ रहा ना ये, तो सपोज 6 आ गया ऐसे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि चलो ये यहाँ पे जो कभी बोल सकते हैं कि चलो यहाँ पे आकर रुक गया है ये, अब इसके बाद ये चेंज नहीं होगा। तो ये जो रुक गया है, जो 4 में और जो 6 में रुक गया है, तो ए तरह कम है, 4 है, और बी ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो यहाँ पे आकर रुक जाए, यहाँ पे आकर रुक जाए। तो अब ये जो है, ये अब ए ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, अब बी कम है, दिख रहा है, ये 6 है, ये 4 है, यहाँ पे 4 है, हम 6 है। तो अब ये बी का ये ग्राफ है, ये ग्राफ तरह ए का था, दिस इज फॉर द बी, दिस इज फॉर द ए, दिस इज फॉर द बी। तो अब यहाँ पे आकर वो रुक सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। नहीं तो वो आके यहाँ पे आकर, देखो यहाँ भी आकर रुक सकता है। तो बताओ उसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। ग्राफ देखो कैसे बनेगा उसका, कि ए ऐसे आ रहा यहाँ पे रुक गया, ऐसे बी आ रहा है, यहाँ पे रुक गया, देखो ऐसे। तो दोनों का अब यहाँ पे फिक्स में रुका है, सेम में रुका है। तो ये मानते हैं 5, यहाँ 5 मान लेते हैं। तो ये तीनों में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ए है, ये बी का है, ये ए का था, ये बी का था कुछ टाइम। तब यहाँ पे तरह इक्विलिब्रियम पहुँच चुका है, यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ पे पहुँच चुका है। तो दिस इज पार्ट इज फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसे क्या समझे इसको, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पहुँच। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों इंटरसेक्ट करें, वो पहले भी हो सकता है और सेम पॉइंट में भी हो सकता है, मतलब कहीं भी आके वो रुक सकता है। अब इसके बाद वो ऐसा तुम्हें लगेगा कि वो 6 ही है, जो कंसंट्रेशन है वो 6 ही है, और या फिर बोलेंगे या फिर उसका 4 ही है। अब 6 में भले वो तुम्हें दिख रहा है कि चलो 6, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे जाता रहता है, ये वापस आता रहता है। मान लेते हैं कि चलो ये एक वहाँ पे चला गया, तो यहाँ 5 बन गया, ये 5 बन गया, लेकिन ये एक जो है फिर इसको दे देगा ये, तो 5 से फिर 6 दोबारा बन जाएगा। ये एक दिया, 5 बना, फिर एक दोबारा दे दिया ये, तो फिर 6 बन गया। तो ये 6 का 6 ही रह जाता है ऐसे। इसको बोलते हैं मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है, ठीक है यहाँ तक। तो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, वो देखना अच्छे से। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो कि सबसे पहला बात है कि इट इज अटेंड इन रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। पहले बात कि ये तरह रिवर्सिबल में होता है, पहले बात। दूसरी बात ये होता है कि इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तीसरा है ये डायनेमिक इन नेचर होता है ना। क्या होता है ये, डायनेमिक इन नेचर होता है, ताकि जितना वापस गया वो जितना आगे गया उतने वापस भी आते रहता है। तुम्हें लेकिन लगता है कि वो रुका हुआ है, लेकिन वो हमेशा मूव करते रहता है, ठीक है।
फिर थर्ड में बात करते हैं कि जो कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट अगर हम डालते हैं तो ओनली चेंज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ओनली चेंज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, नॉट द स्टेट। ठीक है, जैसे बात किए थे, ये जो बात किए थे हम लोग यहाँ पे कि इसमें जो ये 6 और जो 5 में सपोज ये 6 में आकर रुक गया, तो यह जो रुकने का जो टाइमिंग जो है ये पहले मान लेते हैं कि 5 सेकेंड में आया ये, तो अगर हम डालते हैं कैटलिस्ट तो वो जो होगा वो 5 में भी 3 में आ जाए, मे बी वो 3 सेकेंड में ही पहुँच जाए, लेकिन वो 6 में ही आके रुकेगा, तो इसको चेंज नहीं कर सकता वो। Catalyst cannot change the state of the equilibrium, cannot change the concentration of the equilibrium, but it can only change the time to attain the equilibrium। कब वो पहुंच रहा है उस बस टाइम को बस चेंज कर पाएगा, ना कि उस इक्विलिब्रियम को जो भी कंडीशन उसको चेंज बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है यहाँ तक, ओके। फिर बात करते हैं कि फिफ्थ में आते हैं कि इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे या टेम्परेचर चेंज करेंगे बाय चेंज इन, ठीक है, बाय चेंज इन, तो हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है ऐसे। तो ये दी ज़्यादा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन, बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन में, इसे हम बताए थे कि चलो ए से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, है ना, कि A+B जो है वो C+D जा रहा है। ठीक है, A+B C+D जा रहा है, तो लेटस से इसका जो है कोफिशिएंट A है, इसका B है, स्मॉल c स्मॉल d, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ ABCD। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो रेट जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो रेट प्रोपोर्शनल टू मतलब एक्टिव मास किसको बोलते हैं, एक्टिव मास बोलते हैं तेरा रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है किसको बोलते हैं, इट इज जस्ट द कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन बोलते हैं उसको। तो बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड करेगा, ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, ए और बी है, तो उसका एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी को बोलते हैं। बताएं क्या होता है मोलैरिटी, तो एक्टिव मास होता है रिएक्टेंट, तो ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होता है। इसका मतलब इसमें पावर हम लोग पता है क्या करते हैं, पावर यहाँ पर हम लोग ए और बी रख देते हैं, बी का पावर बी, जस्ट द कोफिशिएंट ऑफ बी, जस्ट द कोफिशिएंट ऑफ ए हम ऊपर ए रख देते हैं, ए पावर ए बी पावर बी, है ना। जब उसको जब हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा तो के बोलते हैं, ए पावर ए बी पावर बी, ऐसे। ठीक है, यहाँ तक तो हम के बोलते हैं। तो ये दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ऐसे। ठीक है, यहाँ तक। चलो अब तुम बोलो सर इसका जो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि तुम लोगों को मोल तो निकालना आता ही है ना, हम सब तो पढ़ चुके हैं कि व्हाट डू मीन बाय मोलैरिटी, इज द मोल्स बाय वॉल्यूम को बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, चलो वही मतलब हुआ। ठीक है, चलो और अब तो इसमें चीज़ और तुम्हें करना ये है, इसमें हम लोग इसका एप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहला इसमें एप्लीकेशन ये होता है कि हम लोग इसमें रिएक्शन कांस्टेंट निकालते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें कि जो बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना, बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब कि आगे जा रहा है, तो आगे जाएगा तो रिएक्टेंट ये रहेगा, तो उसको बोल सकते हैं कि के एफ इंटू ए पावर ए और बी पावर बी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे जा रहा है ये। अगर बात करते हैं व्हाट द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड पीछे मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो क्या होता है कि बैकवर्ड जब जाएगा तो उसके लिए रिएक्टेंट तरह ये बन जाएगा, ना कि ये तरह रिएक्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, ऐसे, समझ गए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के
बी आ जाएगा, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट, तो आप देखो कांस्टेंट तो आता ही है, लेकिन वो बैकवर्ड के लिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट बैकवर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं ये तरह इक्विलिब्रियम में है, तो बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड रेट विल बी इक्वल टू बैकवर्ड रेट, ये तो बोल ही सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इसको जब आप पुट कर देंगे तो के एफ ऑफ ए पावर ए बी पावर स्मॉल बी इक्वल टू के बी ऑफ सी पावर सी एंड डी पावर डी, ऐसे बोल सकते हैं आराम से। तो यहाँ से दिख रहा है कि के एफ बाई के बी हम कर दो, डिवाइड कर दो इसको, तो ये क्या बन जाएगा, सी पावर सी डी पावर डी, है ना, और ए पावर ए और बी पावर बी बन जाएगा। और इसको हम लोग के एफ बाई के बी बोलते हैं के सी, क्या बोलते हैं उसको, के सी बोलते हैं। और जो के सी होता है ना, जो के सी होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, ये और जो कांस्टेंट जो के सी होता है ना, वो तेरा सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि प्रेशर, ना कैटलिस्ट, ना कि कंसंट्रेशन, ये उस रिएक्शन पे होता है। और वो क्या होता है कि तेरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये चेंज होता है, बताएंगे चेंज करता है, तो बोलते हैं के सी। अब आई बात समझ में ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट के बच्चे बहुत अच्छे से देखना है इसको। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल लेके बताता, मतलब करता हूँ एग्जांपल लेके। ठीक है, तो इसमें चलो हम एग्जांपल लेते हैं, चलो N2 प्लस H2 इक्विलिब्रियम विथ NH3 एग्जांपल ले लीजिए। तो चलो पहले इसको बैलेंस करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे कितना आएगा बताओ, ये तेरा 2 आएगा, इतना 3 आएगा, है ना। तो अगर हम केसी की बात करें, केसी होगा क्या, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, तो जब ये इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। चलो तो हम पहले बात करते हैं इसमें, इसको भी रखो, एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि हम अभी वॉल्यूम इसको हम 1 लीटर दिए हैं, वॉल्यूम जो कंटेनर है, ये तो सब गैस है, ठीक है, तो कंटेनर का वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर है। और इस स्टार्टिंग में हम इसको ले लेते हैं, तो ये 10 मोल है ना, और ये मान लेते हैं कि चलो 20 मोल है, 10 मोल ये मोल है ना मेरे पास। ये कुछ कम हो, सब 10 से 8 आ गया, ये 10 से 16 आ गया, फिर कुछ कम हुआ, ये बन गया सपोज जो है तो 4 बन गया ये, और चला के 12 बन गया। और ये पहले 0 था, कुछ इंक्रीज को मानते जब 4 आया, बाद में फिर ऐसे 8 आया, कुछ बना। अब ये यहाँ पर आके रुक गया, अब इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक गया, तब यहाँ पे अब ये इक्विलिब्रियम आ चुका है, ऐसे न बढ़ रहा ना घट रहा है, तो ये अब यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जितना गया वापस भी आ जा रहा है ना, जितना ये गया है ना तो वापस आ जा रहा है, तो ये बन रहा है। तो दिस इज द मोल्स ऑफ 4 N2 H2 एंड NH3। तो हमको निकालना है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम। क्या निकालेंगे, मोल्स है, वॉल्यूम होता है, तो 4 मोल्स है, इसका मोल 4 है, अब वॉल्यूम तो 1 लिए थे हम लोग, तो 4 मोलारिटी इज द कंसंट्रेशन। सेम H2 की बात करते हैं तो 12/1, तो 12 मोलारिटी। अब बात करते हैं NH3 का कितना होगा, 8/1, 8 मोलारिटी। तो दीज आर द कंसंट्रेशन, इसको हम एक्टिव मास बोलते हैं, तो दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ N2 H2 एंड NH3। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हमको केसी निकालना है। तो जब इक्विलिब्रियम जब पहुंच गया है, तो उस टाइम का कंसंट्रेशन हम बस लेते हैं, हम पहले का कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं लेंगे ना, पहले जो भी इसका कंसंट्रेशन था हमको उससे मतलब नहीं है। इक्विलिब्रियम में जो पहुंच गया है, तो उस टाइम का जो भी कंसंट्रेशन रहेगा उसको लेते हैं। ठीक है, तो कितना बताओ कितना हो जाएगा, कि बताए थे कि तरह यहाँ पे तरह क्या आता है, जो भी प्रोडक्ट आता है ऑफ द कोफिशिएंट्स है ना, और ये क्या आएगा तरह रिएक्टेंट आएगा, और जो कोफिशिएंट्स रहेंगे ऐसे, ठीक है ना तक। चलो अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे बताओ NH3 था, NH3 पावर क्या है, पावर दो कितना है, 2 है, 2 कर दो बाई रिएक्टेंट क्या है, N2 है पावर 1, और H2 है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, N2 H2 है पावर 3। तो दिस विल बी माई KC। अब वैल्यू जब डाल दो वैल्यू, ये 4 का स्क्वायर बाई N2 कितना है, सॉरी 4 नहीं है, NH3 का 8 है, 8 स्क्वायर बाई N2 कितना है तेरा 4 है, और H2 कितना है 12 है, होल स्क्वायर, होल क्यूब है सॉरी ये। तो दिस विल बी द KC फॉर दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे हम लोग KC निकालते हैं। तो ये अगर वैल्यू दिया उसके लिए बात करते हैं ना,
अगर हम बात, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, चलो मैं ले लेता हूँ H2 प्लस I2 गिव इक्विलिब्रियम विथ HI बैलेंस किए 2 आ गया। तो जो केसी की बात करते, कितना है केसी की बात करते, तो HI पावर 2 बाई H2 बाई I2, ये मतलब हुआ है कि नहीं। सेम एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ मैं कि चलो SO2 प्लस O2 गिव SO3, ये ले लेता हूँ मैं, ये रिएक्शन है। तो पहले बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे चलो 2 कर दो, यहाँ पे चलो 2 कर दो, देखो बैलेंस हो गया, O6 है S2 है। तो यहाँ से केसी की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम का पावर 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2, ऐसे, ठीक है तक। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, केसी निकालते हैं, है ना। ये अब इसमें आते हैं हम लोग कि ये जो रिएक्शंस होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, तब दोनों में कैसे केसी और केपी निकालते हैं। तो पहले बात करते हैं कि एक होमोजीनियस होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में रिएक्शंस में होता क्या है कि अगर ऑल द रिएक्टेंट एंड ऑल द स्टेट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, अगर सबका जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट जो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सबका सेम है ना, तो उसमें हम लोग बोलते हैं इट इज ए होमोजीनियस रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, इसको बोल सकते हैं कि ऑल द फिजिकल स्टेट इन द रिएक्शन आर सेम, इसको बोलते हैं होमोजीनियस रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, है ना, एग्जांपल लेता हूँ मैं इसमें कि H2 ले लेता हूँ, H2 प्लस N2 गिव NH3। तो इसमें सब तरह गैस होता है, इसमें सब तरह गैस होता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस में कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फिजिकल स्टेट अलग हो सकता है ना, तो बोल सकते हैं कि हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ठीक है, इन रिएक्शन। एग्जाम्पल लेता हूँ CaCO3 इक्विलिब्रियम विथ CaO प्लस CO2। तो ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है, ये होता है सॉलिड। तो दिस टू आर इन सॉलिड स्टेट, दिस इन गैस स्टेट, तो इसको बोल देंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर या रिएक्शन, ठीक है। अब दोनों के लिए केसी हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो केसी आता है, ठीक है, दोनों में बस हल्का अंतर ये होता है। अब मैंने सर यहाँ पर हम आराम से CaO कंसंट्रेशन CO2 कंसंट्रेशन बाई CaCO3 कंसंट्रेशन आराम से हम लिख सकते हैं, ये सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो कंसंट्रेशन जो होता है चेंज होता है सॉलिड्स का ये 1 होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, ठीक है। अगर सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, तो इस केस में हम लोग उसका चेंज ऑफ कंसंट्रेशन 1 लेंगे, एक्सेप्ट फॉर गैसेस एंड एक्वस, ठीक है। एक्वस को छोड़ के और गैस को छोड़ के हम सॉलिड और लिक्विड दोनों का कंसंट्रेशन का चेंज 1 लेते हैं। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ CO2 सिंपल बन जाएगा, केसी विल बी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बस। लेकिन इसमें क्या होगा, NH3 इसमें बैलेंस किए थे, 3 और 2 आता था, 2 आएगा N2 H2 पावर 3 ऐसे, तो ये बनेगा तेरा, ठीक है। तक तो ये केसी विल बी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड दिस इज फॉर द होल, क्योंकि इस तरह सब गैस में है ना, ये दोनों में अंतर होती है। अब आए बात समझ में, काफी इजी है ना, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, है ना। अब इसका करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसका आगे जो पढ़ना है ज़्यादा बहुत इजी चैप्टर ये, इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वही जो केसी निकालना, इसके बाद हम पढ़ेंगे केपी निकालना, फिर उसको हम पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग जिसके एक प्रिंसिपल उसको बोलते हैं ली चार्टियर प्रिंसिपल, हम उसको पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आती है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ो उसको, ओके, चलो बाय।